सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी क्रिएशन 19 में। आज के इस वीडियो में फ्यूचर फर्स्ट ईयर के थ्योरी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। हम लोग पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में इसके आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा डैश डैश कहलाती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि डॉक्टर से आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त में जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको जो हम अपने आप से जो चिकित्सा देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ऑप्शन बी औद्योगिक चिकित्सा, ऑप्शन सी शैल चिकित्सा, ऑप्शन डी प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक चिकित्सा। जो अपने आप से चिकित्सा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश डैश रखना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट एड बॉक्स को रखने के लिए उचित स्थान कहाँ होता है। ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण स्थान पर, ऑप्शन बी है मशीनिंग क्षेत्र में, ऑप्शन सी है आसानी से अभिगम स्थान पर, ऑप्शन डी है सही स्थिति में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आसानी से अभिगम स्थान पर। आसानी से अभिगम स्थान का मतलब यह हुआ कि वह स्थान जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता है तथा जिसे सब लोग देखते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई बेहोश आदमी मिल जाता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ऑप्शन बी देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, ऑप्शन सी मुंह पर पानी के छींटे देंगे, ऑप्शन डी कपड़े ढीले करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपको अगर बेहोश आदमी मिलता है तो उसके सांस को देखेंगे कि वो आदमी अभी जिंदा है या मर गया है। देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। अगर उसकी सांस चल रही है तो आप प्राथमिक उपचार दें, अगर आपके बस की बात नहीं हो तो आप उसे डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, आंसर हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो हम सबसे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है इसे समझते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति का अचानक दिल का दौरा पड़ जाना, सांस लेने में रुकावट होना, यानी हृदय से संबंधित अचानक रुकावट होना, यही बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब होता है। अगर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का अचानक सांस रुक जाए तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए वायु मार्ग साफ करना, ऑप्शन बी सांस पुनः चालू करना, ऑप्शन सी दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर किसी व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है या सांस रुक जाता है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के अगल बगल जितने भी आदमी हैं उसको हटाएंगे ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन बी पुनः सांस चालू करना, उसके सांस को चालू करने का आप पुनः प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी दिल में धड़कन का पुनः चालू करना, उसके बाद आप उस व्यक्ति के दिल के धड़कन को चालू करने का पुनः प्रयास करेंगे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यानी इसका मतलब यह है कि वायुमंडल से जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है उस किस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचता है। ऑप्शन ए श्वसन क्रिया, ऑप्शन बी रक्त परिसंचरण क्रिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि जो वायुमंडल से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है वो श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया दोनों क्रिया के द्वारा पहुंचती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश डैश को साफ करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कृत्रिम श्वास देने के लिए इनमें से किसे सबसे पहले साफ करना चाहिए। ऑप्शन ए मांसपेशियों को, ऑप्शन बी जीभ को, ऑप्शन सी मुंह को, ऑप्शन डी श्वास नली को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्वास नली को, क्योंकि श्वास नली को इसलिए साफ करना चाहिए क्योंकि श्वास नली के द्वारा ही अंदर हमारे शरीर के अंदर वायु प्रवेश करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी सैफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह सांस देना,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि की बात करें तो ये एक कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि होती है, क्योंकि इसमें मरीज को पीठ के बल लेटाकर उसके छाती पर अपने हाथ से दबाव दिया जाता है। साइफर विधि की बात करें तो ये थोड़ा जटिल विधि होता है, क्योंकि इसे अब मरीज को इसमें उसके छाती के बल लेटाकर अपने उंगलियों से उसके पसली पर जोड़ दी जाती है। एक थोड़ा जटिल होती है। मुंह से मुंह में श्वास देने विधि की बात करें तो ये विधि भी, इस विधि को मरीज को पीठ के बल लेटाकर मुंह से मुंह में सांस दिया जाता है, जो कि सब कोई नहीं चाहता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी साइफर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह में श्वास देना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि ये तीनों कृत्रिम श्वास की विधि है। सिल्वेस्टर विधि की बात करें तो इस विधि में मरीज को पीठ के बल लेटाकर उसके छाती पर अपने हाथ से दबाव दिया जाता है। साइफर विधि की बात करें तो इस विधि में मरीज को छाती के बल लेटाकर उसके पीठ पर अपने उंगली से उसके पसलियों पर दबाव दिया जाता है। मुंह से मुंह में श्वास देने की विधि की बात करें तो इसमें मरीज को पीठ के बल लेटाकर उसके मुंह में अपने मुंह से श्वास भरा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारों को क्या करना चाहिए? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मरीज के बेहोश है, उसके मुंह में अपने मुंह से श्वास भरी जा रही है, अगर वो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया न करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, ऑप्शन बी टूटी हुई अस्थियां देखनी चाहिए, ऑप्शन सी शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए, ऑप्शन सी नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करनी चाहिए। तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टूटी हुई अस्थियां देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मरीज को मुंह से मुंह में सांस देते हैं, अगर वो प्रक्रिया कोई नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि उसका अस्थियां टूट गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। ऑप्शन ए रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, ऑप्शन बी उसके हाथ से पकड़कर, ऑप्शन सी गीली लकड़ी द्वारा, ऑप्शन डी लोहे की रॉड से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति विद्युत सप्लाई के तार में सट गया है तो उसे रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से हटाना चाहिए। अगर आप उसके हाथ को पकड़कर उसको हटाएंगे तो आप भी उसके साथ चिपक जाएंगे। अगर आप गीली लकड़ी के द्वारा उसे हटाएंगे तो आप उस लकड़ी के माध्यम से करंट आपके शरीर तक पहुंच जाएगा और आप भी उसके साथ चिपक जाएंगे। लोहे की रॉड से हटाएंगे तो लोहा भी विद्युत का सुचालक होता है, इसमें भी करंट आ जाएगा और आप भी उसके साथ चिपक जाएंगे। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से उसे हटाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जब करंट में ज़्यादा वोल्टेज नहीं होगा तब उसमें अगर व्यक्ति कोई सटेगा तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, ऑप्शन बी संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, ऑप्शन सी अपना होश खो देगा, ऑप्शन डी त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, क्योंकि अगर कम वोल्टेज रहता है तो आपको झटका लगेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपके त्वचा पर मामूली जलन होगी। ऑप्शन ए की बात करें वो अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, तो अगर करंट ज़्यादा वोल्टेज में रहती है तो व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है और अपना होश भी खो देता है और त्वचा पर ज़्यादा जलन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए स्पैनर के द्वारा, ऑप्शन बी पाइप रिंच के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी ए और बी दोनों, क्योंकि चलती मशीन पर आपको किसी भी चीज़ के द्वारा नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट चढ़ाएंगे तो खतरा हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए काला चश्मा, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी हेलमेट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि ये सभी आपके
व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करती है। काला चश्मा की बात करते हुए आपकी आँख की सुरक्षा करती है। कपड़े की बात करें तो ये आपकी शरीर की सुरक्षा करती है। हेलमेट की बात करें तो ये आपकी सर की सुरक्षा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अपव्ययों को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। ऑप्शन बी, अपव्यय को कम करना। ऑप्शन सी, अपव्यय एवं समय की बचत करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपव्यय को कम किया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5S का तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले हम 5S को समझते हैं कि 5S क्या है। तो 5S अभिधारणा एक जापानी शब्दों का समाकलन है। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट तथा कर्मचारी के सहयोग द्वारा कार्यस्थल, मशीन, उपकरण इत्यादि का उचित रख रखाव तथा सुरक्षित रहकर कार्य किया जाता है। 5S अभिधारणा को 5 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला है सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। सॉर्ट का मतलब होता है छांटनी, सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम निर्धारण, साइन का मतलब होता है चमकाना, स्टैंडर्डाइज का मतलब है मानकीकरण और सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना। तो हमारा क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। पांचवा 5S का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी सेट इन टाइम, ऑप्शन सी सेट इन ऑर्डर, ऑप्शन डी साइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेट इन टाइम, क्योंकि सेट इन टाइम 5S के अवधारणा में नहीं आता है। सेट इन ऑर्डर आता है, साइन आता है तथा सॉर्ट आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5S सिस्टम का लाभ है। ए स्वच्छता बढ़ाना, बी उत्पादकता बढ़ाना, सी उत्पादन दर बढ़ाना, ऑप्शन डी उत्पादन दर बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि 5S सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कार्यचक्र प्रणाली, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में कार्यचक्र प्रणाली और समय प्रबंधन दोनों होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती है, ऑप्शन बी अनावश्यक वस्तुओं कार्यशाला से हट जाती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि 5S अभिधारणा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानी को हटा दिया जाए और अनावश्यक वस्तुओं को कार्यशाला में नहीं लाया जाए, उसे हटा दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? ऑप्शन ए सिंप्लीफाइंग, ऑप्शन बी सेफ्टी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, ऑप्शन डी सर्टिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंप्लीफाइंग। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको अगले क्लास यानी पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी डाउट हो उसे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।